वोटिंग परसेंटेज सामने आया है। 11 राज्यों की 93 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया जारी है और इस बीच गुजरात में सुबह 9 बजे तक 9.83% मतदान हुआ है। असम में 10.12% मतदान हो चुका है 9 बजे तक। बिहार में 10.03% मतदान हुआ है 9 बजे तक का ये वोटिंग परसेंटेज। छत्तीसगढ़ में 13.24% मतदान, दमन दीव में 10.13% मतदान हुआ है 9 बजे तक। गोवा में 11.83% मतदान हुआ है और इसी के साथ कर्नाटक में 9.45% मतदान हुआ है। मध्य प्रदेश में 14.07% मतदान हुआ है। तो महाराष्ट्र में 6.64% मतदान हुआ है। तो यूपी में 11.13% मतदान हुआ है। तो वोटिंग परसेंटेज 9 बजे तक के हिसाब का ये आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। 11 राज्यों की 93 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया जारी है। बिल्कुल उन्नति, सही कहा आपने। 11 राज्यों की 93 सीटों पर मतदान लगातार जारी है। अपने मत का प्रयोग करने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं सभी मतदाता। और उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर मतदान जारी, जिसमें आगरा में 9 बजे तक 10.62% मतदान, आंवला में 9 बजे तक 11.42% मतदान, बदायूं में 10.09% मतदान हुआ 9 बजे तक। बरेली की बात करें, बरेली में 4.02% मतदान, एटा में 9 बजे तक 10.52% तक मतदान हुआ। फतेहपुर सीकरी में 9 बजे तक सबसे ज्यादा 14% मतदान हुआ है, 14%। फिरोजाबाद में 9 बजे तक, आपको बताया, जहां हाथरस में 9 बजे तक 10.77% तक मतदान हुआ। मैनपुरी में 9 बजे तक 12.18% तक मतदान हुआ है। संभल में 14.71% तक मतदान 9 बजे तक हुआ है। उत्तर प्रदेश की ये 10 सीटें जिन पर मतदान जारी है और लगातार वोटिंग परसेंटेज पे आपको बता रही है, क्योंकि देखिए 11 राज्यों की 93 सीटें अपने आप में काफी अहम हो जाती है। बात अगर उत्तर प्रदेश की हो तो उत्तर प्रदेश की 10 सीटें अपना अहम योगदान रखती हैं इस लोकसभा चुनाव 2024 में। और ये तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रही हैं किस तरीके से महिलाएं और जो बुजुर्ग हैं वो अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंच रही हैं। और चुनाव आयोग के द्वारा भी कई तरह की व्यवस्थाएं यहां पर की गई है ताकि जो वोटर्स हैं उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। बिल्कुल, देखिए मतदाता जागरूक नजर आ रहे हैं दीपिका, और क्योंकि जिस तरीके से आह्वान भी किया गया, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे, उन्होंने भी लगातार मतदान की अपील की। इसके लिए भी इसका भी असर जो है देखने को मिला है। और चलिए, हमारे साथ ये महामतदान की लगातार हम आपको महा कवरेज दिखा रहे हैं और इसी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रितेंद्र माथुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका सराहरुख करना चाहेंगे। रितेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो क्योंकि देखिए आज तीसरा चरण है, 2 फेज के चुनाव रितेंद्र जी हो चुके हैं। अब ऐसे में तीसरे फेज को किस तरीके से आप देखते हैं? वोटिंग परसेंटेज भी सामने आ चुका है, किस तरीके से इसका विश्लेषण आप करना चाहेंगे? एक सबसे अच्छी बात यह है कि प्रधानमंत्री ने जैसे ही अपील की कि वो मतदान प्रतिशत कम हो रहा है, इसको आप ज्यादा करें, तो लोगों को असर दिखाई दिया है। फिर भी महाराष्ट्र के अंदर अभी परसेंटेज कम है और कुछ यूपी के 1-2 जगहों पर परसेंटेज कम पता चले। तो महाराष्ट्र में कैसा है कि जैसे सूरज चढ़ता है तो गर्मी बहुत तेज होती है। जैसे उस्मानाबाद है और ये सब इलाके बहुत ज्यादा, उस्मानाबाद धाराशिव जैसे रहते हैं, यहाँ बहुत भयंकर गर्मी बढ़ती है। सबसे देश के गर्म हिस्से हैं ये भारत के, इक्वेटर पे हैं तो गर्म हिस्से हैं। यहाँ दोपहर के समय शायद मतदान कम होगा, चाहे शाम के समय थोड़ा मतदान बढ़े, वो भी 4-5 बजे के आसपास माना जाए तो बढ़ सकता है। बाकी यहाँ इस समय महाराष्ट्र के अंदर जो स्थिति है वो बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहाँ पे बहुत जबरदस्त टक्कर चल रही है। बारामती में हमारे शरद पवार साहब की बेटी सुप्रिया सुले मैदान में है, उनका सामने उनका मुकाबला उनकी भाभी कहना चाहिए, भाभी के साथ ही है। सामने आमने सामने खड़ी है, एक बीजेपी से, एक एनसीपी से और एक एनसीपी शरद पवार की पार्टी से। इसी तरह हमारे महाराष्ट्र के अंदर सोलापुर है, कोल्हापुर के अंदर बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं, जो बीजेपी कैंडिडेट नहीं, जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, छत्रपति शाहू जी महाराज हैं। और इसी तरह जो सातारा में छत्रपति शिवाजी के वंशज उदयन राजे भोसले मैदान में हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट सीट है, सिंधुदुर्ग की सीट है। सिंधुदुर्ग की सीट पे नारायण राणे जो केंद्रीय मंत्री हैं वो चुनाव मैदान में। इस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर स्थिति जो है बहुत रोचक है इस समय और अब बड़ा अच्छा मुकाबला चल रहा है। तो ये एक स्थिति कैसी बनती है देखना पड़ेगी अपने को। शाम तक कुछ स्थिति क्लियर होगी तो पता चलेगा कितना वोट परसेंटेज आए हैं।
पर लग रहा है लोगों में उत्साह है और लोग निकले घरों से बाहर और मतदान करेंगे, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल रितेंद्र जी, महाराष्ट्र की स्थिति आपने बताई है और वाकई मुकाबला वहां पर काफी ज्यादा दिलचस्प है, क्योंकि बदले बदले से समीकरण है, बदले हुए गठबंधन है, परिवार है और ऐसे में मुकाबला और ज्यादा खास है। ठीक है, राकेश सिंह परमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। ಚುನಾವಣೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿವೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಮತದಾನವನ್ನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಅಂದಿನಿಂದ ನಾನು ಬಸವನಗರ್ ಪೋಲಿಂಗ್ ಬೂತ್ ನಿಂದನೇ ಮತ ಹಾಕಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅವ್ರ ಮತಗಳನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಮಾತ್ರ ಈ ಮತದಾನ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಸವನಗರದಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನನ್ನ ಮತಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಈ ವೋಟಿಂಗ್ ಬರದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾರೇ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದವ್ರು ನಿಂತ್ರೆ कास्ट किया है उन्होंने और ನಾವು ಪ್ರಭುಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಈ ಸಲನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆರಿಶ್ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನಗೆ 100ಕ್ಕೆ 100 ಖಾತ್ರಿ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಬಸವನಗರ ಜನರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಮತ್ತು ಗುರುಮಠಕಲ್, ಚಿತ್ತಾಪುರ್ ಎಲ್ಲ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ನಾನು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತರಾದಂಥ ಈ ಭಾಗದ ಜನ, ಅದು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ನಗರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಶೋಕ್ ನಗರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಸವನಗರ, ಟಾರ್ಫೈಲು, ಜಗತ್ತು, ಈ ಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಲೇಬರ್ ಲೀಡರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರಣೀಭೂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ದಂಗೂ ಆಗ್ತದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಆದಂಗೂ ಹೇಳ್ತದೆ. तो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को आप सुन रहे थे, जिन्होंने वोट कास्ट कर दिया है, विकास की बात कही है और उन्होंने वोट करने की अपील भी की है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, आपको रूबरू करा देते हैं। रितेंद्र माथुर वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बने हुए हैं, राकेश सिंह परमार जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बने हुए हैं, विपिन तोमर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं वो। विपिन जी बहुत स्वागत आपका भी। निपुण आलम बयान राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं। निपुण जी आपका भी बहुत स्वागत। राकेश जी सबसे पहले आपके पास आती हूँ, क्योंकि देखिए अब तीसरे चरण की बारी है और तीसरे चरण में बहुत कुछ सुनने को मिला है, जहां सबसे बड़ा मुद्दा संविधान का निकलकर सामने आता है, जहां विपक्ष ये कह रहा है कि हम संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वहीं सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि संविधान तो जब इमरजेंसी थी तब खतरे में था, अब खतरे में नहीं है। तो इस तरीके की बयानबाजियां हो रही है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि दिग्गजों की साख दांव पर लगी हुई है इस तीसरे चरण में, कितना महत्वपूर्ण ये चरण है, कैसे विश्लेषण आप इसका करेंगे? आपको और आपके सभी दर्शकों को अब पहले संविधान की बात किया था, तो संविधान का खतरा तो वाकई आज नहीं है। संविधान तो तब खतरे में पड़ा था जब इमरजेंसी लगाई गई थी और एक ही सिग्नेचर से कई अध्यादेश बदल दिए गए थे। संविधान का जो मूल स्वरूप है उसको सुप्रीम कोर्ट को आके इंटरवीन करना पड़ा कि भाई मूल स्वरूप से छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता, वरना वो भी छेड़छाड़ हो जाता। तो संविधान आज खतरे में नहीं है। और अगर संविधान में कुछ प्रावधान जो जानबूझ के अपने हित के लिए बदले गए हैं, अगर वो बदला कर हटा करके उसको ठीक किया जा सकता है तो मैं चाहूंगा कि वो हो। कई चीजें संविधान में लगाई गई हैं, जैसे संविधान अभी कहूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा कि जैसे वर्शिप एक्ट लगा हुआ था, और भी कई एक्ट है, कितना विवादित है जिसको चर्चा किया जा सकता है। आपने कहा दिग्गजों का दाव पड़ेगा, जो दिग्गज अभी लगे हुए हैं उनमें से किसी का भी सीट खतरे में कोई बहुत खास नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जो मतदान का ट्रेंड चल रहा है वो बड़ा लोकतंत्र के लिए गलत है। वो इसलिए कि विपक्ष ये मान लिया है कि आएगा तो मोदी है, और सत्ता पक्ष भी मान लिया है कि हमने क्या करना, 400 पार हो रहा है। इन दोनों चीजों को ध्यान में रख करके मतदान से जो उदासीनता है ना, वो जो है वो ठीक नहीं है, क्योंकि आम मतदाता के पास कोई मुद्दा ही नहीं गया है। आधे देश का चुनाव हो गया, आज जो चुनाव हो रहा है मतलब आधा निपट गया चुनाव, अब कुछ ही रह गया है। अब हमको मतलब ये पता नहीं चला कि मतदान किस मुद्दे पर दे रहे हैं। क्या मछली का मतदान देंगे, मंगलसूत्र पर मतदान देंगे,
या किस पर मतदान देंगे। हम सब लोगों को इस विषय में विचार करना चाहिए था। आज आधा देश का चुनाव हो गया है और मतदाता मुद्दा विहीन मुद्दे पर मतदान देने जा रहा है, जो ठीक नहीं है और इसका जिम्मेवार विपक्ष है, क्योंकि विपक्ष का दायित्व है मुद्दा देना, ऐसा मुद्दा देना जिससे सरकार अनकंफर्टेबल हो जाए, उसको जवाब देना भारी पड़े। जैसे नरेंद्र मोदी ने 2014 में दिया था, बहुत हुई महंगाई तुम्हार, अब की बार मोदी सरकार, उस तरह का कोई स्लोगन रेज नहीं हुआ है, जो अफसोसजनक है। बिल्कुल बिल्कुल राकेश जी, क्योंकि देखिए आपका ये कहना है कि जो मुद्दा है चुनाव में इस बार, वो मुद्दे यहाँ पर आमजन के लिए यहाँ पर नजर नहीं आ रहे। साथ ही साथ देखिए हमारे साथ विपिन तोमर जो राजनीतिक विश्लेषक है वो भी लगातार जुड़े हुए हैं। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि देखिए जिस तरीके से राकेश जी ने कहा कि विपक्ष कोई बड़ा मुद्दा या फिर जो इफेक्टिव मुद्दा है वो इस बार चुनाव में नहीं रख पा रहा, क्योंकि बीजेपी की बात करें तो बीजेपी एक और 400 पार का नारा लगाती हुई नजर आ रही है और 2 फेज के चुनाव हो चुकी है, तीसरे फेज का चुनाव है, वोटिंग प्रतिशत भी 9 बजे तक के सामने आ चुके हैं। इस पूरे सिनेरियो को आप किस तरीके से देखते हैं विपिन तोमर जी? देखिए, किस तरीके से अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, जो अभी आंकड़े आप दिखा रहे हैं, तो निश्चित रूप से ऐसा लग रहा है कि जो पहले 2 चरण में मतदान प्रतिशत हुआ था उससे इस बार बढ़ेगा। उम्मीद ये जताई जा रही है कि कम से कम 60% मतदान तो होगा। बेहद उदासीनता दिखाई दी है पहले 2 चरणों में मतदान की। मतदाता घर से बाहर नहीं निकला है। हालांकि इलेक्शन कमीशन और प्रशासन ने बहुत मेहनत करी थी मतदाताओं को बाहर निकालने के लिए, लेकिन राजनीतिक दल के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर भी इसकी जिम्मेदारी बढ़ती है कि वो भी मतदाताओं को बाहर लाए। आपके माध्यम से हम भी दर्शकों से इस चीज के लिए अनुरोध करेंगे कि वो अपने मतदान को जरूर करें। अब बात आती है विपक्ष और सत्ता पक्ष। देखिए, कांग्रेस जो है वो 60 साल के करीब उन्होंने सत्ता की है इस देश पे, लेकिन इस समय वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि 60 साल में उन्होंने देश को दिया क्या है। ऐसा नहीं है कि 60 साल में इस देश को कांग्रेस ने कुछ नहीं दिया, या समाजवादी पार्टी ने कुछ नहीं दिया, या बसपा ने कुछ नहीं दिया, लेकिन उनका सीधा जो मुद्दा है वो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी है। कई बार विपक्ष जो है वो हमला करते करते देश पे हमला करने लगता है। जिस तरीके से कल पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री का जो बयान आया वो बेहद अफसोसजनक था। ऐसा ही एक बयान एक बार अरविंद केजरीवाल भी दे चुके हैं। तो फिलहाल जो नेता है उनको अपना रिपोर्ट कार्ड जो है वो पेश करना चाहिए कि कांग्रेस ने 60 साल में इस देश को क्या दिया। एम्स दिए हैं, हाईवे दिए हैं, काफी चीजें दी हैं, लेकिन वो ना बताकर सिर्फ नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पे टारगेट कर रहे हैं। इसीलिए ऐसा लगता है कि चुनाव में जो एक तेजी आनी चाहिए थी, जो आक्रामकता होनी थी, वो नहीं कहीं भी दिख रही है। कई सीट ऐसी हैं जो तीसरे चरण में महत्वपूर्ण है। हालांकि हर चरण में कोई ना कोई वीवीआई की सीट है, लेकिन इस बार अमित शाह का है। और सबसे जो महत्वपूर्ण सीट रहेगी, जो 4 जून को इंतजार रहेगा इस चरण का, वो बारामती रहेगी, जहां ननद और भाभी दोनों चुनाव लड़ रही हैं। वो आने वाले महाराष्ट्र का भविष्य जो है, राजनीतिक भविष्य जो है, वो भी तय करेंगी कि शिवसेना से अलग होने के बाद शिवसेना असली कौन है। संभवतः 4 जून को इस बात का भी फैसला हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए फैसला बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और फैसले पे ही सभी की निगाहें विपिन जी लगातार बनी हुई हैं। महत्वपूर्ण जानकारी आपने भी दी है। अब बढ़ते हैं आगे। निपुण जी, सीधा आपका रुख करती हूँ, क्योंकि देखिए 2 चरणों में वोटिंग परसेंटेज हम लोगों ने देखा, इसके कई मायने भी निकाले गए कि आखिर कम वोटिंग परसेंटेज के क्या मायने हैं। आप क्या समझते हैं, क्या वो पॉइंट्स हैं, और जो कम वोटिंग परसेंटेज हो रहा है उसका रेपरकशन इस पर क्या पड़ेगा कि लोकतंत्र हमारा कैसे स्वस्थ रहेगा अगर मतदाता जागरूक नहीं रहेंगे? क्योंकि कई जगह से आज हम लोग अपने संवाददाताओं से बात कर रहे थे, हाथरस जैसी जगह से खबर सामने आई जहां पर बहिष्कार कर दिया गया, वोट बहिष्कार की। वोट लेने तो आ जाते हैं नेता, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं होती है। तो मतदाताओं के मन में जो आक्रोश है, ये लोकतंत्र के लिए कितना खतरा साबित हो सकता है? अच्छा प्रश्न देखिए आपका। और मैं ये कहूंगा कि अगर हम राजनीति को देखते हैं तो जनता को ये बात समझनी, या आपके चैनल के माध्यम से भी हम देखें तो समझनी चाहिए। क्या समझनी चाहिए? कि आपको जो विकल्प हैं उनमें से आपको बेहतर विकल्प चुनना है। आप ये कहें कि हम मतदान का बहिष्कार कर देंगे, या नोटा का जो विकल्प होता है मशीन के अंदर हम उसको चूज कर लेंगे, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। यानी कि आपको किसी के ऊपर विश्वास नहीं है। एक व्यवस्था है, आपको भाई हर व्यक्ति, आप जिस प्रकार के आदर्श परिकल्पना करते हैं कि नेता ये होने चाहिए, व्यवस्था ये होनी चाहिए, वो आदर्श की परिकल्पना करना यथार्थ में संभव नहीं होता। तो मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि अपने मत का प्रयोग करना चाहिए। बायकाट करने से और नोटा का विकल्प चूज करने से कोई लाभ नहीं। जो आपके पास विकल्प हैं, हम कभी भी किसी भी कालखंड में देखें तो यही बात होती है कि जो विकल्प है उसमें से चूज करना ही चाहिए, चयन करना ही चाहिए।
अगर नहीं करते तो इसका मतलब क्या है कि आप कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को आप जिताने का प्रयास कर रहे हैं जो योग्य नहीं है। तो मेरा तो हमेशा रहता है, निवेदन रहता है, जनता सभी से रहता है कि मतदान का प्रयोग करना चाहिए, बहिष्कार नहीं करना चाहिए। बहिष्कार करके क्या होगा? क्या चुनाव रद्द हो जाएगा? ऐसा तो होगा नहीं, बस मतदान प्रतिशत कम होगा, व्यक्ति तो जीत कराएगा जो भी उम्मीदवार होगा। तो ये बात हुई। दूसरा क्या था कि भाई जो मतदान प्रतिशत गिर रहा है, हमने 2 बार में देखा। देखिए 2-3 चीजें इसमें होती हैं। अगर हम 2014 से पहले के चुनाव देखें तो जो उस समय का मतदान प्रतिशत होता था लगभग वही मतदान प्रतिशत आपका रहा है। जी 2014 और 2019 में ज्यादा मतदान हुआ था। जी 2014 की वजह क्या थी? वजह ये थी कि बहुत सारी क्या थी, कैंपेनिंग चल रही थी, एंटी कैंपेनिंग चल रही थी। किसके अगेंस्ट? मनमोहन गवर्नमेंट के अगेंस्ट। 10 साल उनको हो चुके थे, तो बहुत सारे मुद्दे, चाहे हम देखें बहुत सारे सामाजिक आंदोलन, चाहे वो अन्ना आंदोलन रहा हो, बाबा रामदेव का आंदोलन रहा हो, या फिर निर्भया वाला मामला रहा हो, बहुत सारे इस प्रकार के आंदोलन चल रहे थे। लगातार जब हम महंगाई की बात करें या आप जो बेरोजगारी की सब बातें कर रही थी, हालांकि देखिए क्या महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा ये तब से है जिस दिन से संविधान बना था। संविधान सभा में जब अम्बेडकर जी ने पहला भाषण दिया था संविधान निर्माण के लिए, तो उन्होंने इन दोनों मुद्दों का भी जिक्र किया था कि हमारे सामने गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, ये सब ढांचा सब है। तो वो मुद्दे जनता जानते हैं कि ठीक है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा आपका महंगाई हो जाए, बहुत ज्यादा आपकी क्या हो जाए, गरीबी हो जाए, तो तब जनता इसमें क्या होती है कि इस मुद्दे को बहुत सीरियसली लेती है। इतना ज्यादा आपको देखने को नहीं मिला कि महंगाई इतनी ज्यादा हो गई कि भाई एकदम रिकॉर्ड तोड़ हो गई। 1-2 महीना फ्लक्चुएशन हुआ, कोविड का प्रभाव रहा, इस प्रकार की चीजें रही, उससे जनता बहुत ज्यादा जुड़ नहीं पाई। बिल्कुल। जनता को जुड़ने के मुद्दे क्या रहे भारतीय राजनीति में? देखिए भारतीय राजनीति में एक तो हुआ विकासात्मक मुद्दे या सामाजिक मुद्दे, या फिर एक होते हैं भावनात्मक मुद्दे। और जो भावनात्मक मुद्दे होते हैं वो जाति और धर्म के मुद्दे होते हैं, जिससे जनता सब बातें भूलकर, कोई मुद्दा है, गरीबी है, बेरोजगारी है, महंगाई है, तमाम तरह के सब बातें भूलकर उनसे क्या हो जाती है, अटैच हो जाती है। इनके अलावा एक बड़ा मुद्दा होता है राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म। तो 2019 का जो चुनाव था वो राष्ट्रवाद के ऊपर हुआ था। हम देखें पुलवामा हुआ था, तमाम तरह की बातें हुई, उन सब का प्रभाव ये हुआ कि जनता ने भाई हमको क्या करना है, पाकिस्तान को ये हुआ। अभी तीसरे चरण का जो चुनाव हो रहा है, इससे पहले आप देखें चुनावी जो कैंपेनिंग रही, उस चुनावी कैंपेनिंग में ये तीनों ही मुद्दे बहुत हावी रहे। चाहे वो जातिगत आरक्षण की बात रहे, चाहे वो धर्म का मुद्दा रहे, और चाहे वो आपका राष्ट्रवाद का मुद्दा रहे। कांग्रेस लगातार कह रही है जातिगत जनगणना कराएंगे। उन्होंने कहा कि हम जो विरासत कर है उसकी हम बात करेंगे, इनहेरिटेंस टैक्स की बात करेंगे, उसकी बात उन्होंने की, जातिगत सेंसर की बात की। इधर से हम देखें भाजपा की ओर से कि देख लो भाई, अगर आपने कांग्रेस को जिता दिया तो कांग्रेस जो था वो ओबीसी, एससी, एसटी का आरक्षण देकर मुस्लिम को दे देगी, यानी कि जो मुस्लिम कम्युनिटी को दे देगी। तो ये जो मुद्दे बनाने का प्रयास किया गया, मुझे लगता है इन मुद्दों के माध्यम से भी कहीं ना कहीं चुनावी प्रतिशत आज बढ़ना चाहिए पहले 2 चरणों के मुकाबले। बिल्कुल ये बात बोलनी चाहिए, गर्मी है, लेकिन मैं फिर कहूंगा गर्मी तो 2014 में भी थी, 2019 में भी थी। जनता जब इमोशनली जुड़ती है किसी चीज से, तो फिर वो इन सब मुद्दों को छोड़कर वोट पर ध्यान देती है। मुझे याद अच्छे से कि 2014 हो या 19, खासतौर से 19, मोदी जी ने कई बार ये कहा था, पहले मतदान फिर जलपान। इस बार भी इस प्रकार की बातें बोली गई हैं, तो मुझे लगता है इसका प्रभाव पड़ना चाहिए। बिल्कुल निपुण जी, कई महत्वपूर्ण बातें आपने कही। बिल्कुल सही कहा कि लगातार जो है मुद्दों का अहम रोल हो जाता है चुनाव को देखते हुए। तो वही मतदाता जागरूकता की बात भी आपने की, क्योंकि देखिए बेहद जरूरी हो जाता है कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए कि मतदाता अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंचे और अपने मत का प्रयोग करने के लिए जागरूक रहे। रितेंद्र जी, आपके पास में आना चाहूंगी, क्योंकि देखिए विपक्ष की बात अभी हुई, विपक्ष जो मुद्दे लेकर सामने आ रहा है, कहा जा रहा है कि वो इफेक्टिव मुद्दे नहीं है इस बार के चुनाव को देखते हुए। आप किस तरीके से विपक्ष की भूमिका लोकसभा चुनाव 2024 में देखते हैं? क्या वाकई में इस बार विपक्ष कमजोर यहां पर दिखाई दिया है, या विपक्ष का उतना दबदबा नहीं रहा है? क्या कुछ कहेंगे इस पर? विपक्ष का दबदबा बिल्कुल नहीं है, कहना चाहिए जी, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है वास्तव में। और पार्लियामेंट में पिछले 5 साल से जो उन लोगों ने इश्यूज उठाए, तो सिर्फ 2 हंगामे तक ज्यादा सीमित रहे। बेशक आपकी संख्या बल कम था, पर एक मुद्दा उठाते भी। हमें वो दौर भी याद है 1984 का, जब बीजेपी के पास 2 सांसद हुआ करते थे, सारे विपक्ष मिलके 50-60 वो लोग भी थे उस समय, क्योंकि अधिकांश तो कांग्रेस के लोग ही थे। तो ऐसे में भी उन लोगों ने मुद्दे उठाए और सरकार पर और दबाव केंद्रित किया। फिर ये स्थिति बनी बाद में कि कांग्रेस के अंदर ही एक विपक्ष पैदा हुआ, और उसने बाद में 89 में राजीव गांधी को हराया। तो ये सब स्थितियां बनती हैं।
ऐसा नहीं कि अगर लोग सही मुद्दे को उठाएंगे तो करेंगे, पर ये इस समय जो पूरा विपक्ष है वो पूरा का पूरा दिग्भ्रमित बोलना चाहिए, या ये कहना चाहिए कि वो ऐसा अपने आप में आत्म चिंतन कर रहे हैं, आत्म प्रसन्न जीवन जी रहे हैं कि हाँ बस जो भी कुछ हम ही लोग हैं, बाकी चलता जाए, जो करे करती जाए, और सबके सब कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त है। ये बड़ी एक अजीब खूबी है, सारा विपक्ष जो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त है और उनके ऊपर कोई ना कोई इंक्वायरी सब पे लगी हुई है। अब ऐसी स्थिति में जो आप देखोगे उनको, तो कोई मुद्दा तो लेके आ ही नहीं पाए जनता के सामने, ऐसे विपक्ष की तरफ से कोई मुद्दा नहीं है। सिर्फ ये है कि हाँ भाई हम सरकार में आएंगे तो हम ओबीसी आरक्षण लागू कर देंगे, ओबीसी का जो वोट बैंक है मतलब ओबीसी में आते हैं जो लोग, उनका जो है एक दूसरी कम्युनिटी मुसलमानों के बीच में बांट देंगे। इस तरीके से लोगों के बीच में ये एक भय भाई पैदा कर रहे हैं वो लोग कि हम आएंगे तो हम राम मंदिर जो बन गया है उसको तोड़ देंगे, ये करेंगे। इस तरीके की बातें भी आ रही हैं कुछ तरीके से, कुछ कांग्रेस के नेता भी बोल रहे हैं। और अब बीच में एक महिला कांग्रेस की जो प्रवक्ता थी इनकी, उसके साथ अभी बहुत अभद्रता हुई है, जो इतने दिन कांग्रेस की प्रवक्ता बन के उनका समर्थन करती रही, वो महिला को बहुत तंग किया गया छत्तीसगढ़ में, राधिका खेड़ा। ये सब मुद्दे भी सामने आए, तो इससे कमजोर ये बनता है कि सारा के सारे के अंदर स्थितियाँ जो बनती है महिलाओं के सेफ्टी की जहाँ तक बात आती है, सुरक्षा की बात आती है, तो अगर एक प्रवक्ता जो कांग्रेस की, उसके लिए भी 4 आदमी खड़े नहीं हो रहे हैं, तो जो लोग समर्थन अपनी पार्टी की महिलाओं को संरक्षण नहीं दे पा रहे हैं, वो बाकी देश की महिलाओं के लिए क्या करेंगे, ये उनके विरुद्ध भी है। दूसरा एक बड़ा अच्छा मुद्दा आया अभी सामने कि भारत का जो इलेक्शन कमीशन है उसने विश्व भर के 75 देशों के लोगों को अपने इलेक्शन को दिखाया है, किस तरीके से हमारे यहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है, और उनके टीम्स बुलाई गई हैं और सर्वेक्षण कर रही हैं, जहाँ इलेक्शन होता है वहाँ उनकी टीम भी आके देखती है कि हमारे किस तरीके से कितना फेयर इलेक्शन चल रहा है। अब वो देखते हैं किस तरीके से लोग वोट कर रहे हैं, तो ये दुनिया के सामने जाके नजीर बनेगी कि भारत के अंदर जो चुनाव हो रहा है, लोकतंत्र है, वो वास्तव में दुनिया के जो लोकतंत्र का ढांचा है उसमें सबसे अच्छे से चुनाव संपन्न कराए जा रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा लोग देश है भारत, विश्व के कई देश उसमें, यूरोप तो सारा शामिल हो जाता है हमारे देश के अंदर ही, इतना छोटा यूरोप है, और हमारा देश तो बहुत बड़ा है, तो उनके लिए बहुत बड़ी नसीहत होती है, अमेरिका के लिए भी नसीहत है कि ये इस तरीके से लोकतंत्र को बचाया जा सकता है। तो ये चीज भारत में जो चल रही है बहुत अच्छी चीज आई है। और एक चीज और है कि विपक्ष को एक मुद्दा और उठाना चाहिए जो वो उठा नहीं रहे हैं। उनको सबसे पहले ये बताना चाहिए कि देश के अंदर अगर वो बेरोजगारी पे बात करते हैं, अगर वो ये कहते हैं कि देश के अंदर महंगाई बढ़ी है, तो महंगाई के मुद्दे उठा नहीं पा रहे हैं वो, ये महंगाई इस कारण है, ये कारण नहीं बता पा रहे हैं। और दूसरा भ्रष्टाचार का तो कोई मुद्दा उन्होंने आज तक उठाया ही नहीं है कि सरकार पे खाली कहते हैं अब ये आदमी शामिल है, तो क्या शामिल है, किस ढंग से शामिल है, ये बताओ, वो नहीं बताते हैं उन्हें। तो यहाँ वो पूरी तरह विफल है, और यहाँ ये मुद्दा हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ विपक्ष का वजन अब खत्म ही समझिए, इसलिए ये देश के लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। एक रचनात्मक विपक्ष देश के लिए बहुत जरूरी है, होना चाहिए, नहीं तो फिर बीजेपी के अंदर ही कोई विपक्ष पैदा होगा, भविष्य जैसा होगा तो लगेगा पैसा होगा। बिल्कुल, देखिए रितेंद्र जी, महत्वपूर्ण कि आपने कहा कि भ्रष्टाचार का मुद्दा है लेकिन उसको इतने प्रमुख तौर से उठाया नहीं जा रहा है, इसके पीछे की क्या वजह है राकेश जी? क्योंकि देखिए हम लोग भ्रष्टाचार का जिक्र कर रहे हैं, और कल ही झारखंड से जो खबर सामने आई है जहां एक नौकर के घर से 20 से 30 करोड़ रुपए मिलते हैं कैश, तो ये भ्रष्टाचार के उन सवालों पर और विपक्ष जो एक लगातार आरोप लगाता है कि कहीं ना कहीं ईडी सीबीआई का यूज किया जा रहा है, दुरुपयोग किया जा रहा है, बावजूद इसके जब इतनी बड़ी मात्रा में कैश बरामद होता है तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, मैंने कल भी आपके चैनल कहा था कि भ्रष्टाचार अब मुद्दा रहा नहीं, क्योंकि हमको जाति, धर्म, क्षेत्र और संप्रदाय में इतना ज्यादा बांट दिया गया है कि मतदाता यह देखता है कि जिसको मैं मतदान देने जा रहा हूँ मेरे घर का है कि नहीं है। अच्छा, घर का नहीं है तो मेरे गांव का हो, गांव का नहीं है तो कम से कम मेरे जात का तो हो ही हो। और जब जात देख लेता तो उसको ये याद नहीं रहता कि उसने क्या किया है। नहीं तो लालू प्रसाद यादव का परिवार स्टैंप चपरासी की नौकरी ढूंढ रहा होता, क्योंकि उनका कोई भी बच्चा कोई भी नौकरी पाने के पात्रता ही नहीं लगता। वो लोग कहीं ना कहीं किसी ऑफिस में होते, जिस ऑफिस से लालू जी की शुरुआत हुई थी, जी चपरासी के सर्वेंट क्वार्टर से शुरू हुआ था, लेकिन नहीं है। उनका बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, देखिएगा, बिहार में तेजस्वी सबसे आगे है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तमिलनाडु में जो स्टालिन की सरकार है, या जयललिता की जो सरकार थी, मायावती की जो सरकार थी, मतलब भ्रष्टाचार हमारे देश में मुद्दा नहीं रहा। दूसरी बात है विश्वसनीयता की। आज की तारीख में विपक्ष कोई बड़ा मुद्दा क्यों नहीं दे रहा है, वो है विश्वसनीयता का प्रश्न। आपको ध्यान होगा कि विश्वनाथ प्रताप ने एक मुद्दा उठाया बोफोर्स में दलाली का, उनकी सरकार चले गई, 415 सीट जीत के आए थे, लेकिन उन्हीं का बेटा राहुल गांधी पूरे चुनाव में राफेल राफेल चिल्लाते रहे,
वो जब राफेल कहते थे लोगों को सुनाई देता था राहुल फेल राहुल फेल, वो राफेल बोलते थे और लोग राहुल फेल समझते थे। विश्वसनीयता का प्रश्न है। वो फोर्स दलाली हुई, किसी चैनल पर बैठकर नहीं ली गई, ना ही उसका कोई वीडियो में सबूत है। राफेल में कोई दलाली नहीं हुई, यह भी किसी के पास सबूत नहीं है। लेकिन आप राफेल राफेल चिल्लाते थे, जनता ने सुना ही नहीं। लेकिन फोर्स वाला मामला आया, पचस्पा हो गया। राजीव गांधी ने घूस लिया था नहीं लिया था, दलाली लिया था नहीं लिया था, यह अब तक साबित नहीं हुआ। लेकिन सरकार चली गई। वही मनमोहन सिंह के टाइम में हुआ, 2G 3G, जीजा जी जमीन जी, यह सब हुआ और 1 मिनट लगा उस सरकार को जाने में। लेकिन इस 10 साल के सरकार में उसी तरह के आरोप लगा रहे हैं कि अडानी बढ़ रहा है, अंबानी बढ़ रहा है। और ये सच्चाई है कि देश का पैसा आज कुछ लोगों के हाथ में है। 140 करोड़ लोग में हम 5 ट्रिलियन डॉलर है, लेकिन 5 ट्रिलियन में से हमारे घर में कितना है? 200, 500, 1000, 10,000। और किसी नौकर के घर में कितना है? 300, 500 करोड़। इस देश का दुर्भाग्य क्या है कि हम 5 ट्रिलियन डॉलर तो पहुंच गए। द होल हमारे देश में रुपया है, लेकिन किसके पास है? किसी मंत्री के महिला मित्र के पास है, किसी मंत्री के नौकर के पास है। और यह इसलिए है क्योंकि जब मतदान होगा या झारखंड में मतदान होगा, आप देख लीजिएगा शाम को उस मंत्री के परिवार का या उस मंत्री के पार्टी को मतदान होगी। किसी को इस बात का फर्क नहीं है कि यार इसके नौकर के घर में सैकड़ों करोड़ रुपया मिला है। क्यों? क्योंकि हमको 52 से लेकर के अब तक बांटा गया है। बिल्कुल फ्री एंड फेयर सर कह रहे थे कि हम दुनिया को दिखा रहे हैं। अरे 1952 से अब तक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ कब? कभी हमको 200 यूनिट बिजली का लालच दिया गया, कभी किसी चीज की लालच दी गई। मतलब हमको लालच और दबाव के अंदर मतदान पर मजबूर है। कब कहा गया कि आपको कोई हम कुछ नहीं कर रहे, आप मतदान दीजिए? कहीं अभी नहीं हुआ। इसीलिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन तब तक संभव नहीं है जब तक जाति की जहर, धर्म की जहर, क्षेत्र की जहर, मुफ्त की बिजली की जहर ना दिया जाए। और ये होता रहेगा तो इस तरह के घोटाले होते रहेंगे और इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। जी बिल्कुल राकेश जी, बिल्कुल सही बात आपने कही भ्रष्टाचार को लेकर, क्योंकि देखिए चुनाव की दृष्टि से कई सारे फैक्टर है जो काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और जब जनता अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंचती है तो बहुत सारे फैक्टर अपने दिमाग पे लेकर पहुंचती है। तो चलिए लगातार हमारे दर्शकों को इस महामतदान की अप टू डेट यहाँ पर सारी जानकारी दे रहे हैं और हमारे गेस्ट भी लगातार हमसे जुड़े रहेंगे। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बुलेटिन के सह प्रायोजक हैं कायम चूर्ण करे कब्ज की छुट्टी, अब टैबलेट में भी उपलब्ध, और समरकूल कूलर जो हर दिल करे कबूल, समरकूल। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। 11 राज्यों की 93 सीटों पर लगातार मतदान जारी है और नेटवर्क 10 भी इस महामतदान की महा कवरेज लगातार आप तक पहुंचा रहा है। और हमारे जो तमाम गेस्ट हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करना चाहेंगे। विपिन तोमर जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि देखिए ब्रेक से पहले फैक्टर्स की बात हो रही थी। 2024 के चुनाव में ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो सबसे ज्यादा प्रभावित करेंगे, चाहे वो बात एजुकेशन की हो, अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो या फिर करप्शन की हमने बात की। लेकिन इन सबसे ऊपर उठकर धार्मिक फैक्टर कितना काम करता है वो जरा आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, हम चाहे कितना भी कह लें कि देश जो है अर्थव्यवस्था में बढ़ रहा है, जीडीपी ग्रोथ कर रही है, लेकिन ये भी फैक्ट है कि जाति और धर्म दो ऐसे मुद्दे हैं जो भारतीय चुनाव को हमेशा प्रभावित करते हैं, हर राज्य को प्रभावित करते हैं। हमारे जो साथी हैं उन्होंने भी इस बात का उदाहरण दिया था, बिहार का उदाहरण दिया था, चाहे उत्तर प्रदेश का उदाहरण दिया हो। तो ये फैक्ट है कि जाति और धर्म जो है वो हमेशा चुनाव में जब भी चुनाव होंगे, जब से चुनाव हो रहे हैं, जब भी चुनाव होंगे या अफेक्ट करेंगे। लेकिन इस बार का मुद्दा जो है थोड़ा सा अलग रहेगा। विकास की बात हो रही है तो जिस तरीके से सड़कों को जोड़ा जा रहा है, अभी नितिन गडकरी के कार्यक्रम में देखा गया था, सभी ने देखा होगा कि एक महिला जो विदेश से आई थी उसने उनकी तारीफ करी थी कि वो दिल्ली से जब मेरठ जाती थी तो उनको 3 घंटे लगते थे, जाम में लगते थे। अब बेशक टोल टैक्स देना पड़ रहा है लेकिन वो 40 मिनट में पहुंच जाती है। तो ये जो विकास की बात हो रही है ये एक मुद्दा रहेगा। जाति धर्म तो हमेशा से रहा है, आगे भी रहेगा। एजुकेशन के जो स्थिति है, जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है वहाँ अच्छा हुआ है, लेकिन जो दूर दराज है, जो रिमोट एरिया है वहाँ पर
किस तरीके से बढ़ाया जाएगा, ये एक मुद्दा रहेगा। इसके अलावा जो राष्ट्रवाद है कि हमारी सेना कितनी सशक्त हो रही है, उसको किस तरह के हथियार और किस तरह की उनको सुविधाएं मिल रही है, मुझे लगता है वो भी एक मुद्दा रहेगा। लेकिन विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं हमें बड़ा कमजोर दिखाई दे रहा है। जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तो अगर 10 पैसे भी पेट्रोल पे बढ़ते थे या 2 रुपए सिलेंडर पे बढ़ते थे तो वो सड़क पे आ जाती थी। इस बार विपक्ष हमें कहीं ऐसा दिखाई नहीं दिया 10 सालों में। अगर हम उंगलियों पे काउंट करना चाहें तो कोई ऐसा आंदोलन नहीं हुआ जिसको हम दिखा सके। हाँ, सोशल मीडिया पे जरूर विपक्ष रहा है, दिखता रहा है, उसके व्यक्तित्व दिखते रहे, लेकिन सड़क पे जब तक विपक्ष नहीं आएगा, आक्रामकता जो है विपक्ष की वो नहीं दिखाई दी है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहने के बावजूद आक्रामक दिख रही है, तो जनता कहीं ना कहीं विपक्ष से उदासीन है। लगता है ऐसा कि विपक्ष जो है वो कुछ कर नहीं पा रहा है। शायद एक मतदान का कारण कम होने का वो भी है। विपक्ष को आक्रामकता दिखानी पड़ेगी, सोशल मीडिया पे नहीं, सड़क पे उतरना पड़ेगा, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रहते समय करती थी। मुद्दे बहुत हैं विपक्ष के पास, लेकिन वो उनको बुलाने में नाकाम साबित हो रहा है। बिल्कुल, और देखिए मुद्दे महत्वपूर्ण भी हैं और जनता की नब्ज से जुड़े हुए भी हैं, जिनको हाथ से जाने दे रहा है विपक्ष, ये एक चिंता का विषय हो सकता है। बिल्कुल विपिन जी, बढ़ते हैं आगे। निपुण आलम जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निपुण जी, देखिए जब हम लोग बात विपक्ष की करते हैं तो एक बड़ी चोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर यह की है, जहां वो कह देते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र वर्सेस हु, ये जो बड़ा प्रश्न चिन्ह है, और प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये लोग हर साल प्रधानमंत्री बदलने का सोच रहे हैं। तो ऐसी सोच है। निपुण जी, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन इस बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं वो जरा सुनवाते हैं। की कीमत क्या हो गई है? 2014 में कोई चीज किसी की कीमत क्या थी और आज कीमत क्या है? ये सब मुनाफा ज्यादा कमाने देने लोगों को, उसकी वजह से भी महंगाई है, भ्रष्टाचार की वजह से महंगाई है। और फिर बड़े बड़े सपने दिखाए इन्वेस्टमेंट के, कहीं इन्वेस्टमेंट आया हो जहां नौकरी रोजगार मिले हो, तो ना इन्वेस्टमेंट आया और ना रोजगार ना नौकरी। डिफेंस कॉरिडोर बनाने की बात कही, डिफेंस कॉरिडोर पता नहीं कहाँ बन रहा है। और फिर हमने कई मौक़ों पर फार्मूला बताया कि 60 लाख बच्चों का भविष्य अंधकार में डाल दिया सरकार ने। 60 लाख परिवार के अगर माँ बाप ही वोट इस सरकार के खिलाफ डाल देंगे तो 60 गुणा 3, 1 करोड़ 80 लाख, 1 करोड़ 80 लाख का अगर हम भाग दे दें तो आप खुद जानते होंगे कि एक लोकसभा में वोट कितना कम हो गया। कुछ जगह से सूचनाएं आ रही हैं, जबरदस्ती कर रही है सरकार। यहाँ पर भी आप अंदर डाल सकते हैं। सुनने में आ रहा है कि बाहर अधिकारी लगाए गए हैं ज़्यादा। और जब मैं खुद गाड़ी से जब उतरा, उसे होश ही नहीं था पुलिस वाले को कि गाड़ी के चारों तरफ भाग रहा था, पता नहीं क्या खाना नहीं खाया था उसने, या बताया होगा सरकार ने कि जैसे कोई हम लोग उतरे गाड़ी से चारों तरफ घूमना। मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि क्यों गाड़ी के पास चारों तरफ घूम रहा था। और अगर कोई इस तरह की गाली गलौज करेगा तो गाली गलौज का लोकतंत्र में कहीं जगह नहीं है। हम लोग वोट डालने वाले लोग हैं और जीतने वाला कभी गुस्से में नहीं आता है, हारने वाला खिसियाता है। हारने वाला खिसियाता है। बीजेपी की बुरी हार होने जा रही है, बहुत बुरी हार होने जा रही है बीजेपी की, क्योंकि किसान, नौजवान, व्यापारी, हर वर्ग के लोग इनके खिलाफ मतदान कर रहे हैं। तो बीजेपी की हार होने जा रही है और बहुत बुरी हार होने जा रही है, और डरता और घबराता वो है जिससे डर हो, यानी कि बीजेपी डरी हुई है। ये बड़ा आरोप सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज मतदान के दिन लगा दिया। ठीक है निपुण आलम जी, मेरा सवाल यही था, विपक्ष ने जो बोला आप सुन भी रहे होंगे, लेकिन किस तरीके से विपक्ष बार बार जो जिक्र कर रहा है, बड़े मुद्दे भी उठा रहा है, लेकिन एक बड़ा चेहरा नहीं दे रहा है। पीएम मोदी वर्सेस हु, और खुद प्रधानमंत्री जब बड़े मंचों से ये कहते हैं कि इन लोग का हर साल ये लोग प्रधानमंत्री बदलने की सोच रहे हैं, तो ये मुद्दा कितना ज्यादा चोट करता है विपक्ष के पूरे किले पर? देखिए, ये बिल्कुल चोट करता है, क्योंकि हम एक बात जानते हैं कि नेतृत्व मजबूत होना चाहिए, और नेतृत्व जब मजबूत होता है तभी राष्ट्र की, चाहे वो आपकी विदेश नीति हो चाहे वो आपकी आंतरिक नीति हो, दोनों ही बेहतर बनती है। क्योंकि ये हमारा इतिहास रहा है। अगर आप देखेंगे भी तो नेतृत्व अगर कमजोर है तो ना तो फॉरेन पॉलिसी और ना ही इंटरनल पॉलिसी।
दोनों ही नहीं बनती हैं ठीक से। तो जो यहाँ पर हम देखें विपक्ष की जो बातें हैं, और सही बात है मोदी जी जो बात कह रहे हैं कि एक एक साल के प्राइम मिनिस्टर का ये ट्राई करेंगे वो करेंगे, तो ये तो संभव ही नहीं है। देश भी इस बात को जानता है, ये कोई मजाक थोड़ी ना है। किसी सिस्टम को, जैसे मान लीजिए कोई अधिकारी बनता है या कोई पीएम बनता है, तो 1-2 महीना तो उसको समय समझने में लग जाता है कि भाई मुझे काम क्या करना है, कैसे काम करना है। उसे अगर कोई मजबूत निर्णय लेना हो वो ले ही ना पाए, क्योंकि उसको ये रहता है मुझे तो 8-9 महीने रह गए हैं, इसको काटना है, फिर निकल जाना है। और इस प्रकार के अगर कहीं भी प्रयोग हुए, चाहे हम राज्य स्तर पर हम देखें कि भाई सीएम कितने साल के रहेंगे, सीएम कितने साल के रहेंगे, वो कोई खास सफल नहीं रहे। 1-2 का हम एग्जाम्पल छोड़ दे तो सफल नहीं रहे। तो ये तो बात है ही। तो ये हमेशा बात है कि हम देखें, चाहे वो आपका इंदिरा जी का दौर रहा हो, चाहे नेहरू जी का दौर रहा हो, या प्रधानमंत्री मोदी जी के 2 कार्यकाल आपके रह चुके हैं, 10 साल का कार्यकाल रह चुका है। आपने देखा कि चाहे वो आंतरिक हो या आपके बाह्य निर्णय हो, बहुत ही अड़िग और बहुत ही मजबूत तरीके से लिए गए, जिससे देश की साख भी बढ़ती है, विदेशों में बढ़ती है। और आंतरिक जो बहुत से मुद्दे हैं जो कई दर्शकों के मुद्दे थे, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे वो 370 का मुद्दा हो, सीए का मुद्दा हो, तमाम तरह के जो मुद्दे हैं उनका आप समाधान देखते हैं। और जैसा पीएम बोल भी रहे हैं कि भाई आने वाले जो 100 दिन हैं, जैसे ही चुनाव का परिणाम आएगा तो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, बहुत ही खास होने वाले हैं, बहुत महत्वपूर्ण निर्णय होने वाले हैं। यूसीसी की हम बात करें, यूसीसी का जिक्र उन्होंने कई बार कर दिया इस बात को लेकर, चाहे उत्तराखंड में लागू भी कर दिया है। तो इन सब बातों का प्रभाव पड़ता है। देश की जनता भी चाहती है कि एक सुरक्षित वातावरण हो, विकास की जो एक धारा बही है, जो वेल्थ क्रिएटर है वो लोग आपका आए। देखिए कांग्रेस के साथ प्रॉब्लम क्या है, कांग्रेस कह तो रही है कि ये मुद्दा है। बाद अगर कांग्रेस से पूछा जाए कि आपके पास क्या सोल्यूशन है, वो सोल्यूशन क्या दे रहे हैं कि हम 30 लाख नौकरी देंगे। भारत के पास आज 65% आबादी युवा आबादी है। उस युवा आबादी में जैसे ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं है, तो 30 लाख नौकरियां, आप बताइए इससे ज्यादा नौकरियां चाहिए, इससे ज्यादा रोजगार चाहिए, आप उसका सोल्यूशन नहीं दे रहे हैं। आप बात कर रहे हैं कि जैसे अभी बोला कि राम मंदिर, आचार्य प्रमोद कृष्ण ने कहा था कि हम लाकर राम मंदिर का मुद्दा बदल देंगे। इस प्रकार की बातें अगर पब्लिकली आएंगी और ये चीजें होंगी तो जाहिर सी बात है लोगों को शाहबानो केस याद आएगा, राजीव गांधी जी का दौर याद आएगा। फिर संविधान की बात चल रहे हैं। देखिए संविधान की अगर हम बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, मोदी कार्यकाल 10 साल हो गए, मुझे एक डिसीजन ऐसा बताइए जिसमें उन्होंने संविधान के किसी भी अनुच्छेद को, किसी भी क्रिया, किसी भी आपका पार्ट को, किसी अनुच्छेद को कहीं भी इस प्रकार का जो संशोधन किया हो, जिस प्रकार का संशोधन नेहरू जी और इंदिरा जी के जमाने में हुआ था, चाहे वो 4था संविधान संशोधन हो, 17वां संविधान संशोधन हो, 29वां संविधान संशोधन हो, 24वां संविधान संशोधन, 25वां, 26वां, मतलब अनगिनत 42वां संविधान संशोधन, जिन्होंने संविधान को ही क्या था पूरा बदल के रख दिया था। इवन जब देखा कि भाई सरकार नहीं मान रही है तो न्यायपालिका को केशवानंद भारती केस में मौलिक ढांचे का सिद्धांत लाना पड़ा ताकि संविधान की रक्षा हो सके। तो बात यह है ना कि अगर कोई नई नवेली पार्टी इस प्रकार की बातें बोले तो लोग एक बार को विश्वास कर सकते हैं कि हाँ भाई चलो इनको मौका देके देखते हैं, ये अच्छी बात बोल रहे हैं, तानाशाही है वो। लेकिन जिनका इतिहास इस प्रकार कर रहा है वो दूसरी पार्टी के ऊपर आज एलिगेशन लगाते हैं कि तानाशाही हो जाएगी, तो लोगों के, ये जर्नली मैं बात करूं तो लोगों के गले से नहीं उतर रही है। बिल्कुल। मैं हमेशा बात को बोलता हूँ कि भारतीय राजनीति में जाति और धर्म ये दोनों ऐसे मुद्दे हैं जो भावनात्मक मुद्दे हैं। उधर कांग्रेस प्रयास कर रही है, जातिवाद की बात कर रही है, कास्टिज्म की बात कर रही है, इधर हम देखें तो जो भाजपा है वो धर्म की बात कर रही है। तो दोनों में देखना है कि धर्म जीतता है या जाति जीतती है। बिल्कुल बिल्कुल निपुण जी, सही कहा आपने कि भारतीय राजनीति की बात करें तो जो जाति और धर्म है दोनों भावनात्मक मुद्दे हैं। इसके साथ ही क्योंकि देखिए बीजेपी की बात करें, जिस तरीके से आपने कहा कि बीजेपी समय समय रहते जो मुद्दे उठाती है उनका सॉल्यूशन भी यहाँ पर लेके आती है, चाहे वो यूसीसी की बात हो, राम मंदिर की बात हो या सीएए जो लागू किया गया उसकी बात हो। रितेंद्र जी आपके पास में आना चाहूंगी क्योंकि देखिए 2014 से लेकर 2019 बीजेपी की लहर, मोदी की लहर यहाँ पर देखने को मिली। अब 2019 से लेकर 2024 तक का यह सफर बीजेपी 400 पार का नारा देती हुई नजर आ रही है। लेकिन इसके पैरेलल अगर बात करें, अगर दूसरा फैक्टर देखा जाए, वोटिंग प्रतिशत यहाँ पर कम देखने को मिला है। पिछले 2 चरणों की बात करें, पिछले 2 जो फेज हुए हैं उनकी बात करें तो क्या कुछ कहा जा सकता है? 400 पार का नारा जो दिया है, जो सपना है बीजेपी का, साकार हो पाएगा? 400 पार जो चीज है वो ऐसा है कि आपके इलेक्शन हो रहा है तो कहीं ना कोई तो जीतेगा।
तो इसमें जीत और हार का मार्जिन अलग हो सकता है। बिल्कुल। हम सोचते हैं कल एक जगह 3 लाख वोटों से कोई कैंडिडेट जीता, 1 लाख वोट से कोई जीता, हो सकता है 10,000 20,000 से जीते, तो ये परिवर्तन हो सकता है। पर ये जो 400 पार का नारा, वो एक योजना है कि हम देश में नारा देंगे तो लोग उसमें सक्रिय होंगे, और सक्रिय होंगे तो हमारे कार्यकर्ता भी मोटिवेट होंगे, और हमारे कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने के लिए भी नारा दिया गया है। इसमें कोई मैं संशय नहीं रखता कि इसमें बीजेपी कैडर को भी मोटिवेट करने के लिए 400 पार का नारा दिया गया, इसको कैडर जुट जाएगा हमने, और कैडर काम पे जुटा है तो बहुत जगह कार्यकर्ता उनके सक्रिय हैं और निकाल रहे हैं। देखिए कुछ एक जगह मैं बताता हूँ, जैसे मैं जहाँ बैठा हूँ वो कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर शिवसेना यहाँ पे है, मतलब महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, शिवसेना यहाँ पे कैंडिडेट खड़ा किया, लास्ट टाइम भी शिवसेना की था, और पिछले 2 बार से शिवसेना कैंडिडेट जीता था क्योंकि मोदी लहर थी, तो वो अच्छे मार्जिन से जीते, 2-3 लाख वोटों से वो लोग जीते। अब वही कैंडिडेट फिर से मैदान में है, पर वो उद्धव ठाकरे के शिवसेना ग्रुप से है, और एक शिवसेना जो हमारे एकनाथ शिंदे की पार्टी है उसकी तरफ से कैंडिडेट है। अब ऐसे में उसको जिताना जो है वो एक बहुत कॉर्पोरेट लेवल का आदमी, उसका दायरा बहुत बड़ा नहीं है। अब उसको पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत बड़ी है, थाना जिला बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी है, इस पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर उसको अगर कैडर का समर्थन नहीं मिलेगा, शिवसेना कैडर, बीजेपी कैडर, और अब जो एनसीपी भी आ गई उसका कैडर, ये तीनों साथ नहीं देंगे तो वो जीत ही नहीं सकता कैंडिडेट, किसी भी सूरत में नहीं जीत सकता। और पब्लिक का सपोर्ट है, पब्लिक जो है जो सोच रही है, जो सोशल मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं, उनको सूचना मिल रही है, उसके ढंग से वो क्या प्रतिक्रिया करते हैं, उसका असर बहुत ज्यादा पड़ेगा उस पर। तो ये चीजें समझ में आने वाली है कि चाहे मार्जिन कम हो सकता है, पर 400 पार का नारा जो है वो पूरा हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये तय करके बैठे हैं कि हमें, अब देख सोचने वाली बात है कि जो विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है उसको लोग वोट देके क्यों वोट खराब करेंगे। और जहां अभी तक धोखे में लोगों ने वोट दिए हैं, तो ऐसा हुआ कि सामने ऐसे कैंडिडेट थे कि इसको चलो इसको नहीं दो, इसको दे दो, क्योंकि इससे हमारा कुछ मन मुटाव था, तो इसलिए इसको नहीं देंगे, इसको दे देंगे। ऐसी स्थिति में कुछ कैंडिडेट जीते हैं और कुछ हवा में जीते हैं। दोनों स्थितियों में पुरानी जो 2014 की स्थिति थी, तो हमारी 2019 की स्थिति थी, तो 2024 की स्थितियों में कोई फर्क नहीं पड़ा है। और 1984 के बाद भारत में पहली बार 2014 में अपने दम पर एक पार्टी ने सरकार बनाई है। बिल्कुल। बाकी तो मिलीजुली सरकार इतने साल तक बनती रही, और बहुमत की सरकार ने देश में, अल्पमत की सरकार बहुमत में रही। तो ये एक पार्टी ने अपने दम पर सरकार नहीं बनाई, पर 2014 में नरेंद्र मोदी ने अपने दम पर एक सरकार बनाई, वही क्रम आगे बढ़ा है। और अब दूसरी बात जो है कि अब विपक्ष के अंदर जो नेता अलग अलग पार्टियों के लोग हैं, तो कहते हैं सब इंजिन हैं, कोई डब्बा नहीं है उसके अंदर, तो लोग किधर बैठेंगे। तो इंजन के अंदर तो एक ड्राइवर बैठ सकता है, एक मोटरमैन के साथ एक दूसरा एक सबॉर्डिनेट बैठ सकता है, उसके साथ 2 लोग बैठ सकते हैं, तीसरा चौथा आदमी देश के जनता किधर बैठेगी, उसके लिए कोई बोगी नहीं है उनके पास, सब इंजन हैं, और अब अलग अलग डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो ऐसे में जो अलग अलग डायरेक्शन के लोग हैं, ये समझदार लोग समझ रहे हैं इस चीज को, इसलिए बहुमत जो है, जो भी अच्छा देश का भारत का मतदाता हमेशा से जागरूक रहा है, ये ना कहा जाए कि अपरिपक्व भारत का मतदाता हमेशा से जागरूक और परिपक्व रहा है। हमने 1971-72 का चुनाव भी देखा, 1977 का चुनाव देखा, फिर आगे भी हमने चुनाव देखे, सब लोगों ने मत ढंग से दिया। 1984 में भी लोगों ने जो राजीव गांधी को बहुत सारा वोट दिया, इसके कारण था कि विपक्ष पूरा टूटा हुआ था, तो लोगों ने विपक्ष को बहुत ही मत दो, राजीव गांधी को वोट दो। उसके बाद फिर लोग टूटे, उनसे 2-5 साल बाद ही लोग उनको छोड़ दिया, उनको एकदम आधा कर दिया। जो 400 सीटें आई थी वो 200 सीट भी नहीं कर पाए, पूरी 199 बैठक गए। ये सब स्थितियां हमारे देश के अंदर चली हैं, तो हम देश के मतदाता को हमेशा मान के चलेंगे, जागरूक मतदाता है, एक तरफ तीसरे चरण का मतदान और जिस तरीके से महत्वपूर्ण बातें हमारे जानकार कर रहे हैं, लेकिन इस बीच मध्य प्रदेश में जहां पर तीसरे चरण में मतदान भी हो रहा है,